आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया वर्ल्ड न्यूज का, कराएंगे आपको इसमें आलमी खबरों से बाखबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी जौहरी समझौते पर साफ करेंगे अपना रुख। सदर रूहानी ने कहा, मुआहदा तोड़ने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क, ईरान अपने पैरों पर खड़ा होने की रखता है सलाहियत। 2 महीने में दूसरी बार चीन पहुंचे किम जोंग उन, चीन के सदर शी जिनपिंग से की मुलाकात। ट्रंप किम मुलाकात से पहले इस दौरे पर अटकलों का बाजार गर्म। आर्मीनिया में सियासी बहरान हुआ खत्म, अपोजिशन लीडर निकोल पाशियान मुल्क के नए वजीर आजम मुंतखब। 42 के मुकाबले 59 वोट पड़े, अवाम में खुशी की लहर। लेबनान में हुए आम इंतखाबात में हिजबुल्लाह और उसकी इत्तेहादी जमातों को बढ़त। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 29 सीटों पर मिली कामयाबी, पीएम साद हरीरी ने शिकस्त की तस्लीम। और जख्मी फिलिस्तीनी नौजवान को हलाक करने वाला इस्राएली फौजी कब्ल अज वक्त जेल से रिहा, 9 महीने में ही आया जेल से बाहर। फिलिस्तीनी हुक्काम का सख्त रद्द-ए-अमल। और चले वर्ल्ड न्यूज में तफसील से आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जौहरी समझौते पर अपना फैसला ले सकते हैं और अहम फैसला यह लिया जा सकता है। इससे पहले ट्रंप ने यह कहा था कि वो 12 मई तक बताएंगे कि ईरान के साथ 2015 में हुए जौहरी मुआहदे को वो आगे बढ़ाएंगे या नहीं। सदर बनने के बाद से ही ट्रंप कई बार इस समझौते को बकवास और खराब कह चुके हैं और इसे तोड़ने की धमकी भी दे चुके हैं। ईरान के साथ जौहरी समझौता दरअसल ओबामा इंतजामिया ने ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी ने साथ मिलकर के किया था। समझौते के मुताबिक ईरान को अपने यूरेनियम अफजूदी को कम करना था और अपने न्यूक्लियर प्लांट को निगरानी के लिए खोलना था। बदले में उस पर लगी मुआशी पाबंदी में रियायत दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम लगाया है कि ईरान समझौते के बाद भी दुनिया से छिपकर जौहरी बम बना रहा है। वहीं ईरान कहता आया है कि वो इस समझौते की मुकम्मल पासदारी कर रहा है और इस मुआहदे में किसी भी तरह की तब्दीली उसे मंजूर नहीं है। और वहीं ईरानी जौहरी समझौते पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से पहले ईरान ने मुहतात रद्द अमल का इजहार किया है और ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि अमेरिका का जौहरी मुआहदा तोड़ने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तेहरान में अपने काबीना से खिताब करते हुए रूहानी ने कहा कि शुरुआत में 2-4 महीने दिक्कत हो सकती है, लेकिन जल्द ही मसले का हल तलाश कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान अपने पैरों पर खड़ा होने की सलाहियत रखता है। वहीं ईरान के मरकजी बैंक के सदर ने कहा कि ईरान के साथ जौहरी डील के हवाले से किसी भी फैसले का ईरानी मईशत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ईरान मरकजी बैंक के चीफ वलीउल्लाह सैफ ने कहा कि सेंट्रल बैंक हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। कुछ लोगों का मानना है कि पाबंदी से नए रास्ते खुलते हैं, लेकिन असल ये है कि हमने दूसरे ममालिक से कैसे रिश्ते बनाए हैं। हम लोग ये नहीं कह सकते कि पाबंदी आयद होने से हम सभी तरह के हालात से खुद निमट सकते हैं। ये सही नहीं है। हमें दोस्त ममालिक की ज़रूरत है, लेकिन हमें अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। और पूरी सूरत हाल पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट कमर आगा साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। जी सर, ऐसा लगता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये समझौता तोड़ देंगे, क्योंकि ऐसी जो बार बार वो बात कह रहे हैं या फिर जो इशारा दे रहे हैं उससे नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ये समझौता टूटता है तो क्या होगा इसका असर? देखिए, इसका पहली बात तो यह है कि ईरान के ऊपर सीधा असर पड़ेगा तकरीबन 6-8 महीने के बाद, इसलिए कि ये जो समझौता होगा तो उससे अमेरिका बाहर आएगा। हो सकता है कि बाद में यूरोपियन यूनियन वाले भी प्रेशर पड़े अमेरिकन और अमेरिका के साथ आ जाए, मगर यूनाइटेड नेशन से अब ये के सैंक्शंस नहीं लग पाएंगे, इसलिए कि रशिया और ईरान सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस होंगे उनको पास नहीं होने देगा, वीटो का इस्तेमाल करेंगे।
तो उसमें ईरान को जरूर हक होगा अपना तेल या बिजनेस दूसरे मुल्कों से करने के लिए। लेकिन दूसरी चीज ये है कि जो कंपनीज ईरान से डील करेंगी उनके ऊपर भी अमेरिकन सैंक्शंस लग सकते हैं। तो जैसे पहले ये कर रहे थे ईरानियंस कि अपना तेल भारत को बेच रहे थे, चाइना को बेच रहे थे और दूसरे मुल्कों को बेच रहे थे, और भारत और चाइना और बहुत से मुल्क ऐसे थे जो यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस के ऊपर तो अमल करते थे, मगर अमेरिकन सैंक्शंस जो एक्स्ट्रा सैंक्शंस लगाए थे उनको नहीं मानते थे। लेकिन यह है कि अब पूरी तरीके से ईरान को इंटरनेशनल नहीं, लेकिन सर ये देखिए सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ईरान तो कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे, और वो साथ ही जो दूसरे यूरोपियन ममालिक है वो भी इसमें बने रहने की बात कर रहे हैं, जिसको अमेरिका के लिए झटका माना जा रहा है। तो क्या वाकई ईरान पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि नहीं, इसका असर 6 महीने बाद उसको देखने को मिलेगा सीधे तौर पर। देखिए, जाहिर सी बात है, इसलिए कि अमेरिका की वो यूरोपियन कंपनीज जो ईरान से डील करती हैं उनके ऊपर अमेरिका की सख्ती बढ़ेगी, और अगर नहीं मानेंगे तो अमेरिका सैंक्शंस भी उन कंपनियों पर लगा सकता है। यूरोप का बहुत बड़ा ट्रेड है अमेरिका के साथ। यूरोप की कोशिश जो कुछ भी होगी वो ये होगी कि कोई एक मिडिल पाथ ढूंढने की बात करेगा। कि वो यूरोप का मानना ये है कि ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है उससे खतरा है इजराइल को। यूरोप का ये भी मानना है कि जो उसका ईरान का रीजनल रोल है वो अच्छा नहीं है, बड़ा है। तो ईरान और अमेरिका में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत से इश्यूज पे उनकी बात, मगर वो ये कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, करारदार है, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। और इसमें रहते हुए ईरान में जो अमेरिका की बहुत सी शिकायतें हैं उनको लाना चाहिए, जैसे कि मिसाइल प्रोग्राम है या ब्लास्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन कहाँ तक कर पाएंगे ये देखना होगा। लेकिन सर, ईरानी सदर ने ये कहा है कि अगर अमेरिका समझौता तोड़ देता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या वो ऐसा अपने यूरोपियन दोस्त ममालिक की वजह से कह रहे हैं, या ईरान में वो सलाहियत मौजूद है? अगर वो ये कह रहे हैं तो आप दिखती है क्या कहीं सलाहियत? देखिए, ईरान में बहुत सलाहियत है। ईरान का सारा डेवलपमेंट उस पीरियड में हुआ है जब उसके ऊपर मैक्सिमम सैंक्शंस थे। उसने बहुत ही चालाकी से अपना तेल बेचा, तेल के बदले में पैसा ले नहीं सकता था, उसके बदले में उसने डेवलपमेंट प्रोग्राम, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसी पीरियड में डेवलप किया, एजुकेशन को स्प्रेड किया। आज ईरान एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, और मैं समझता हूँ उस रीजन में उससे ज्यादा ताकतवर कोई देश नहीं। मैं जब ताकत की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ मिलिट्री ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमिकली उनकी मिडिल क्लास सोसाइटी है। इतने सैंक्शंस के बावजूद उनकी इकोनॉमी सऊदी इकोनॉमी के बराबर है, सेकेंड बिगेस्ट पूरे मिडिल ईस्ट में है। तो चलिए, ये भी अपने आप में बड़ी बात है सर जो आप कह रहे हैं। लेकिन सर, ईरान ने ये कहा कि अगर ये समझौता टूट जाता है तो वो अपना जौहरी प्रोग्राम जो है वो फिर से शुरू कर देगा। इससे मशरिक़े वुस्ता और दुनिया की सियासत पर क्या असर पड़ेगा सर? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि वो अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करेंगे अभी जल्दी। इसलिए कि वो इसलिए नहीं करेंगे कि अगर जौहरी प्रोग्राम वो शुरू कर देंगे तो सारे यूरोपियन एलाइज और दूसरे जितने अमेरिका के उनका साथ छोड़ देंगे। उनकी कोशिश ये होगी कि यूरोप और अमेरिका में किस तरीके से दोनों के रिश्तों में और उनके कैसे डिफरेंसेस इन दोनों के बढ़ाए जाएं, इनमें कैसे इख्तिलाफ किए जाएं। ईरानी डिप्लोमेसी में बहुत तेज होते हैं और उनके यहाँ डिप्लोमेसी आज से नहीं है, ये एक आर्ट जो है ईरान का मुद्दतों से है, जनरेशन से है, सेंचुरीज से उन्होंने ये सीखा है, और वो बातचीत के जरिए मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं। और मुस्तकबिल में क्या कुछ होता है इस पर नजर बनाए रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखना होगा कि अमेरिकी सदर इस पर क्या फैसला लेते हैं और क्या वाकई जो ये बात कह रहे हैं वो कर देते हैं या नहीं। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। उधर मगरबी ममालिक ने कहा है कि ट्रंप चाहे जो भी फैसला करे वो ईरान के साथ हुए समझौते पर कायम रहेंगे। फ्रांस के वजीर खारजा जिया वेस ली द्रियान ने यह कहा है कि ईरान जौहरी समझौते में अमेरिका रहे या नहीं रहे, इसकी परवाह किए बिना फ्रांस और जर्मनी इस पर कायम रहेंगे। जिया वेस ली द्रियान ने कहा कि ईरान जौहरी समझौते में शामिल 3 यूरोपियन मुल्क फ्रांस, ब्रिटेन और
जर्मनी इसे कायम रखने के लिए पाबंद है। वहीं बरतानिया के वजीर खारजा बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यह समझौता दुनिया को महफूज बनाता है और इसकी बिना दुनिया में खतरा बढ़ जाएगा। To fix the core problem of the deal, which is that it expires in 2025, and then there's no way of stopping the Iranians going very rapidly to get a nuclear weapon. Well, we think we can fix all that, working with our European friends. We think we can be tougher on Iran, but not throw away the heart of the deal, which is all about stopping them getting a nuclear weapon. एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं सर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन और चीनी सदर शी जिनपिंग के बीच नजदीकी लगातार बढ़ती जा रही है। चीनी मीडिया के हवाले से खबर है कि किम जोंग उन ने चीनी सदर शी जिनपिंग से एक बार फिर से मुलाकात की है। दोनों लीडरों की मुलाकात चीन के डालियान शहर में हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के कबल किम चीन पहुंचे हैं। जराये के मुताबिक इन दोनों ही लीडरों ने न्यूक्लियर इशू पर बातचीत की। चीनी सरकारी नशरियात सीसीटीवी ने शी और किम को डालियान में समंदर के किनारे टहलते और बातचीत करते हुए भी दिखाया। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शुमाली कोरिया के मुद्दे पर वो आज चीनी सदर शी जिनपिंग से बात करेंगे। ट्रंप का यह बयान चीन के डालियान शहर में किम जोंग उन के साथ चीनी सदर की मुलाकात के ठीक बाद आया है। बता दें कि किम जोंग और ट्रंप जून के पहले हफ्ते में बातचीत करने वाले हैं और इस मुज़ाकरात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। और हमारे साथ इस पूरी सूरत हाल पर बातचीत के लिए फॉर्मर डिप्लोमेट एसआर तयाल साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। तयाल सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। शुक्रिया सर। किम जोंग 2 महीने में दूसरी बार चीन के दौरे पर गए हैं, यह बात कही जा रही है कम से कम चीनी मीडिया के जरिए। शी जिनपिंग से मुलाकात की, इस मुलाकात का क्या मतलब निकाला जाए इस मौके पर जब वो जल्द ही सदर ट्रंप से मिलने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब कोरियन वॉर हुई थी 1950-1953 में, जब नॉर्थ कोरिया का साथ चीन ने दिया था, चीन के 3 मिलियन 30 लाख फौज के सिपाही नॉर्थ कोरिया की तरफ से उस लड़ाई में अमेरिका और साउथ कोरिया से लड़े थे और 1,80,000 चीनी सिपाहियों की वहां मौत हुई है। तो ये एक खून का रिश्ता है और ये चीन जरूर ये चाहेगा कि नॉर्थ कोरिया इस समय ट्रंप के साथ या साउथ कोरिया के साथ ऐसा कोई समझौता न कर ले जिससे कि चाइना की सिक्योरिटी इंटरेस्ट को कोई नुकसान पहुंचे। उसमें 2 चीजें हैं जो चाइना जरूर चाहेगा कि जिस तरह बात आगे अगर बढ़े तो एक एंटी मिसाइल सिस्टम थार्ड जिसका नाम है वो अमेरिका ने साउथ कोरिया में लगाया है जी, और उसका जो टारगेट है वो है चाइना से अगर कभी मिसाइल चलेंगे अमेरिका के खिलाफ तो ये मिसाइल सिस्टम उनको वहीं पे रोक देगा जी। तो चीन ये चाहेगा कि जो अगर पीस की तरफ एक तो ये थार्ड निकाले और जो 27,000 अमेरिकन ट्रूप्स इस समय साउथ कोरिया में है वो भी बाहर जाएं। मेरे ख्याल से एक तो ये बात होगी और बाकी जो भी किम जोंग उन को उन्होंने बड़ा क्लियरली पिछले हफ्ते वांग यी जो फॉरेन मिनिस्टर है चीन के वो भी गए थे प्योंगयांग। तो उन्होंने किम जोंग उन को समझाया होगा कि आप जो भी करें हमसे पूछ के और हमारी और शायद इसी वजह से ये नेक्स्ट स्टेज की बातचीत हो। लेकिन सर, अमेरिकी सदर ट्रंप से बातचीत से पहले क्या जो किम है शी जिनपिंग से कोई बार्गेनिंग कर रहे हैं? क्या वो इस बातचीत में चीन को इन्वॉल्व करना चाहते हैं? ये इशारा भी है अपने आप में क्या? ये भी इशारा है क्योंकि अगर ये पीस के अमन की रास्ते पर चलते हैं तो नॉर्थ कोरिया को भी एक गारंटी चाहिएगी अपनी सिक्योरिटी के लिए, वो केवल चीन दे सकता है। जो साउथ कोरिया को वो गारंटी अमेरिका दे सकता है। तो चीन का रोल इसमें है और नॉर्थ कोरिया चीन को साइडलाइन नहीं कर सकता।
और देखिए मार्च के आखिर में तो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन गए थे, अब दोबारा वो ही गए हैं, शी जिनपिंग नहीं गए प्योंगयांग। ये बात बड़ी देखने वाली है। इसका मतलब क्लियर बताता है कि कौन सी पार्टी कमजोर है और कौन सी पार्टी ताकतवर है। चलिए सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए आपका शुक्रिया कहना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े और इस बातचीत में शामिल हुए, ये तमाम बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर चीन की अगर बात करें तो चीन के वजीर आजम ली क्यांग 8 साल बाद पहली मर्तबा जापान पहुंचे हैं और जापान के बादशाह आकीहितो ने ली क्यांग का खैर मकदम किया। जरा के मुताबिक चीन के पीएम के इस दौरे से दोनों मुल्कों के बीच बरसों से चल रही कशीदगी को दूर करने में मदद मिलेगी। बुध के रोज ली क्यांग जापान के वजीर आजम शिंजो आबे और जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन से मुलाकात करेंगे। इन तीनों रहनुमाओं की मुश्तरका मुलाकात का मरकजी मौजू शुमाली कोरिया होगा। जरा के मुताबिक तीनों ममालिक कोरिया जजीरे को न्यूक्लियर हथियारों से पाक करने पर जोर देंगे। रवां बरस चीन और जापान अपने रिश्तों के 40 साला जश्न भी मनाएंगे, लेकिन माजी की जंग की वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात अभी तक मुश्किलात का शिकार कर हैं। और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के साबिक सरबराह सुन जोंगकाई को बदउनवानी के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 54 साला सुन ने अप्रैल में 2.67 करोड़ डॉलर की रिश्वत लेने का जुर्म कबूल किया था। वाज़ेह है कि सदर शी जिनपिंग के बदउनवानी के खिलाफ मुहिम में कई अहम शख्सियात को सजा सुनाई जा रही है। एक वक्त पार्टी में आला ओहदे के दावेदार माने जा रहे सुन को पिछले साल अक्टूबर में पार्टी कांग्रेस से अचानक हटा दिया गया था। सुन जोंगकाई पिछले साल तब सुर्खियों में आए थे जब उनके खिलाफ मौजूदा सदर शी जिनपिंग हुकूमत का तख्ता पलट करने का इल्जाम लगा था। और अब बात आर्मीनिया की, जहां पर पार्लियामेंट ने अपोजिशन लीडर निकोल पाशियान को मुल्क का नया वजीर आजम मुंतखब किया है और वहां पर जारी सियासी बहरान इसी के साथ एक तरह से खत्म हो गया है। निकोल के पीएम बनने से आर्मीनिया का सियासी बहरान अपने खात्मे पर है। साबिक साफी और अपोजिशन लीडर पाशियान को पार्लियामेंट में 42 के मुकाबले 59 वोट पड़े। उन्हें अक्सरियत हासिल करने के लिए 53 वोटों की जरूरत थी। इससे कबल हुई वोटिंग में पाशियान अक्सरियत का वोट पाने में नाकाम रहे थे। निकोल पाशियान के वजीर आजम बनने से आवाम में खुशी का माहौल है। लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मनाते देखे गए। वाज़ेह है कि आर्मीनिया में लगातार 2 हफ्तों से जारी एहतजाज के बाद वजीर आजम शर्ज सरगयान ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मुल्क में एक खला सा पैदा हो गई थी और अब उसके बाद उन्हें इक्तदार हासिल हुआ है, जिससे यहां पर जारी सियासी बहरान एक तरह से खत्म हो गया है। इधर लेबनान में हुए आम इंतखाबात में हिजबुल्लाह और उसकी इत्तेहादी जमात अमल सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर करके सामने आई है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लेबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह और उनकी सियासी इत्तेहादी जमातों ने 128 रुकनी पार्लियामेंट में 29 सीटें जीत ली हैं और कुछ पर बढ़त भी बना रखी है। हतमी नताइज अगर ऐसे ही रहते हैं तो इस मुल्क में हिजबुल्लाह की ताकत में मजीद इजाफा हो जाएगा। हिजबुल्लाह के सदर हसन नसरुल्लाह ने इसे मुल्क के लिए बड़ी कामयाबी बताया है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सऊदी और मगरबी हिमायत याफ्ता साद हरीरी को बड़ा नुकसान हुआ है और इंतखाबात के नताइज के पेश नज़र लेबनान में हिजबुल्लाह की हिमायत ने रैलियां निकाली और इश्तियाल अंगेज नारे भी लगाए गए। वाज़ेह है कि लेबनान में 2009 के बाद पहली बार इंतखाबात हुए, जिनमें 49% वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यरूशलेम में मुल्की सिफारत खाने के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। जी हां, व्हाइट हाउस के मुताबिक 14 मई को होने वाली इस तकरीब में एक अमेरिकी वफ्द नायब वजीर खारजा की सरबराही में इसराइल जाएगा। इस वफ्द में अमेरिकी सदर की बेटी एवांका और दामाद जेराड कुशनर भी शामिल होंगे। वाज़ेह है कि अमेरिका ने इसराइल में अपना सफारत खाना तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। यरूशलेम में सिफारत खाने जाने वाले रास्ते पर बोर्ड भी लग गए हैं।
आपको बता दें कि गुज़िश्ता साल सदर ट्रंप ने अमेरिकी सिफारतखाना तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने का ऐलान किया था। ट्रंप के इस ऐलान के बाद मशरिक़ वुस्ता में तशद्दुद भड़क गया था। उधर फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने तमाम ममालिक से यह कहा है कि वो अपना सिफारतखाना यरूशलेम मुंतकिल ना करें और वेनेजुएला दौरे पर गए फिलिस्तीनी सदर ने उम्मीद जताई है कि लैटिन अमेरिकी मुल्क अमेरिका पॉलिसी को कॉपी नहीं करेंगे और वेनेजुएला के सदर निकोलास मदुरो के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद अब्बास ने कहा कि अमेरिकी सिफारतखाने को यरूशलेम मुंतकिल करना बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। अब्बास ने फिलिस्तीनी काउज का साथ देने के लिए वेनेजुएला के साथ का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि फिलिस्तीनी मशरिकी यरूशलेम को अपनी मुजव्वज़ा राजधानी तस्वुर करता है। मैं वेनेजुएला के फैसले की कद्र करता हूं, जिसने यरूशलेम को इसराइल की राजधानी तस्लीम करने के अमरीकी फैसले को मुस्तरद कर दिया। दुनिया के ज्यादातर ममालिक की यही राय है। हम लोग इसराइल के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी बैनुल मुल्की सालिसी में होना चाहिए। और एक जख्मी फिलिस्तीनी नौजवान को गोली मारकर हलाक करने वाले इस्राएली फौज के कब्ल अज वक्त जेल से रिहा कर दिया गया है। जी हां, इस फौजी को बाहर कर दिया गया। अब 9 महीने के अंदर ही जेल के बाहर इलोर आजियाज नाम का यह शख्स आ गया और यह फौजी रिहा कर दिया गया। इस्राएली कोर्ट ने मगरिबी किनारे में अब्दुल फतह अल शरीफ नाम के फिलिस्तीनी नौजवान को हलाक करने के जुर्म में इलोर अजारिया को 18 महीने कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में आर्मी चीफ ने उसकी सजा को कम कर दिया। बता दें कि मार्च 2016 में फिलिस्तीनी नौजवान अब्दुल फतह अल शरीफ का किसी बात को लेकर के इस्राएली फौज से झगड़ा हुआ था। अब्दुल फतह ने इस्राएली फौज को चाकू मार दिया था, इस्राएली फौजी को चाकू मारा था और इस हमले में वो खुद जख्मी हो गया था। इसी दौरान इस्राएली सिक्योरिटी गार्ड इलोर अजारिया ने बिना उकसावे के अब्दुल फतह को सर में गोली मार दी और हलाक कर दिया। फिलिस्तीनी हुक्काम ने इस्राएली फौजी की रिहाई पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उनका कहना है कि किसी भी फिलिस्तीनी की जान लेकर के इस्राएली अफवाज बड़ी आसानी से छूट जाते हैं। जुनूबी जर्मनी में एक माल बरदार ट्रेन और एक मुसाफिर ट्रेन के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इसमें 2 शख्स की मौत हो गई और कई जख्मी हो गए। रेल महकमे ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। जराये के मुताबिक यह हादसा पीर रात करीब 9:20 पर बवारिया में इंग्लोस्टैड और ऑक्सबर्ग के बीच एचार्च रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ। इधर अमेरिका के हवाई जजीरे में क्लाइवा आतिशफशा एक तरीके से बेहद शदीद शक्ल अख्तियार कर चुका है और लगातार ये बढ़ता जा रहा है। आतिशफशा में लगातार धमाके हो रहे हैं। इसकी वजह से 35 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। कई दीगर इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है और आतिशफशा के लावे की लपटें 30 फीट तक की ऊंचाई तक उठ रही हैं। इसकी वजह से आसपास के इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर भी ले जाया गया है। अब तक 5000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। हवाई के अफसर ने बताया कि आतिशफशा से 19 किलोमीटर दूर वाक़े लिलानी एस्टेट में आतिशफशा लावा उगलने की वजह से जगह जगह जमीन फट गई है। और इसी के साथ वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।